मुंशी को। क्या? हाँ गंगा, उसने ठाकुर का साथ दिया है, पर दिल के अंदर शायद अभी भी सच छुपा हुआ है उसके। वो अपनी होशियारी केवल ठाकुर के सामने ही दिखा सकता है और किसी के सामने नहीं। अकेले में वो सच उगल ही देगा। अगर मुंशी ही सच जानता है तो मुझे उसके सामने जाना ही होगा। और इन सब में शंभू काका भी हमारा साथ देंगे। वो जानते ही मुंशी काका का पता, और मैं उनसे कह दूंगी कि वो भी वहां पर मौजूद रहें। अगर हम तीनों वहां पर रहेंगे तो किसी बात की चिंता नहीं होगी। एकता में ही बल होता है, और हमारे बल को देखकर मुंशी काका को सच उगलना ही पड़ेगा। फिर अगली शाम गंगा मुंशी से मिलने जाती है और रवि सब कुछ दूर से ही देख रहा होता है। देखिए मुंशी जी, मेरे बाबूजी ने मुझे अपने सपने के साथ जमीन भी दी थी, और ये बात अच्छे से जानते हो आप। तो बताइए, वो वसीयत कहाँ पर है? मुंशी डर के मारे चुप ही रहता है। देखिए मुंशी जी, चुप रहना भी जुर्म है। आपने ठाकुर का साथ दिया है और मेरे बाबूजी की आखिरी निशानी मुझसे छुपाई है। लेकिन अब बस, आज आपको सच बोलना ही होगा। मुंशी का चेहरा पीला पड़ जाता है और वो कांपने लगता है। मैं सब बता दूंगा। लेकिन लेकिन क्या मुंशी जी? तभी दरवाजा धीरे से खुलने लगता है और उनकी नजर दरवाजे की तरफ जाती है। वहां पर शंभू आया होता है और उसके हाथ में एक पुराना कागज होता है। माफ कीजिए जो मैं देर से आया। यही कागजात है ना वसीयत के? मैंने इस मुंशी के पास से चुपके से बरामद किए हैं, और इसे तो इस बात की खबर तक नहीं। बेवकूफ कहीं का। हाँ, यही तो है बाबूजी की वसीयत। यही तो वो प्रूफ है। और अगर ये सामने आ गया तो ठाकुर का घमंड और दबाव सबके सामने एक्सपोज हो जाएगा। अब तो सच बोलिए मुंशी जी, आपने ये कागज क्यों छुपाए? मुझे ठाकुर ने धमकाया और मैं डर के मारे चुप रह गया। कुछ भी बोल नहीं सका। पर अब डर का वक्त खत्म हो गया है और सच सबके सामने आ गया है। ठीक उसी वक्त ठाकुर वीर सिंह आता है और एकदम गुस्सेल नजरों से वो सबको देखता है। मुंशी, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? ठाकुर साहब, ये कागज मेरे बाबूजी के हैं और वसीयत के मुताबिक वो जमीन मेरे नाम पर है। अब आपका खेल खत्म हो चुका है, और अब आपका असली चेहरा हम सभी गांव वालों के सामने बेनकाब करेंगे कि कैसे आपके दबाव में आकर मेरे बाबूजी तनाव के कारण इस दुनिया से चले गए। अरे चुप बैठो, तुम लोग अपनी औकात भूल रहे हो शायद। पता है ना मैं कौन हूँ? ठाकुर वीर सिंह नाम है मेरा, और मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। समझे कि नहीं? अब आपका ये घमंड और दबाव हम पर नहीं चलने वाला। आज सच और हिम्मत के साथ हम सब आपके सामने खड़े हैं, और अब की बार हम आपको हरा कर ही रहेंगे। समझे आप? अरे तुम कैसे साबित करोगी कि तुम्हारे बुढ़े बाप की मौत मेरे कारण हुई है? ये कागज तो बस खोखले हैं। ये कुछ भी साबित नहीं कर पाएंगे। अरे तुम जैसे गरीबों को हार के सिवा और कुछ भी हासिल नहीं होगा। लिख कर ले लो मेरी ये बात। हमारे पास हर एक चीज का सबूत है ठाकुर साहब। आपके दबाव और धमकी से ही मेरे बाबूजी की मौत हुई है। आपके कारण ही उन्हें मानसिक तनाव आया, और वो कोई नेचुरल डेथ नहीं थी। अरे चुप बैठो, तुम कुछ नहीं कर सकती। कर सकती हूँ मैं, और अब आपका रास्ता बंद हो गया है और बाबूजी की जमीन अब मेरे नाम हो गई है। सच हमारे सामने है और अब हमें कोई नहीं रोक सकता। चलो गंगा, यही वक्त है। सारे गांव वालों के सामने सच्चाई लेकर आते हैं। हाँ रवि, चलो। गंगा और रवि बातों में व्यस्त होते हैं। उतने में चालाकी से ठाकुर वो कागजात लेकर रफू चक्कर हो जाता है और कोई भी उसे रोक नहीं पाता। अब तो सच और इंसाफ के लिए हमारी लड़ाई और मुश्किल हो गई है। इतनी कठिनाई के बाद वो कागज हमारे हाथ आए थे और उनके जरिए ठाकुर का पर्दाफाश होना था। लेकिन हम लोग तो बातों में उलझे रह गए और उस हैवान ने चालाकी से वो कागज छीन लिए मुझसे। चाहे कुछ भी हो जाए गंगा, हमें हार नहीं माननी है। माना कि ठाकुर के पास वो कागज है, पर हमारे पास शक्ति और हिम्मत है।
और एक लड़ाई के लिए इनसे बड़े औजार और कुछ भी नहीं हो सकते। मैं डर के मारे कुछ भी नहीं कर पाया, लेकिन अब मैं आप सबके साथ हूँ और मुझे माफ कर देना। मुझे तो ये सब पहले ही कर देना चाहिए था, लेकिन अब मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ और तुम दोनों का साथ भी देना चाहता हूँ। इस इंसाफ की लड़ाई में तुम्हारी जीत होकर ही रहेगी गंगा। हम इसमें जी जान लगा देंगे। शुक्रिया मुंशी जी। अच्छा लगा जानकर कि आपको अपनी गलती का एहसास हो चुका है। लेकिन अब हमें ठाकुर से वो कागज किसी भी हाल में वापस लेने ही होंगे। फिर रवि अपनी किताब में कुछ लिखने लगता है। ट्विस्ट। ठाकुर ने कागज ले लिया और अगला स्टेप विटनेस प्रिपेयर करना और ठाकुर का प्लान ऑब्जर्व करना। अब हमें अपना नेक्स्ट प्लान सोचना होगा रवि। हाँ गंगा, अब तो ठाकुर को पता चल गया है कि हम लोग दिन रात बस उस कागज के ही पीछे पड़े हैं और वो एक कागज ठाकुर को पूरी तरह बर्बाद कर सकता है। इसलिए वो उसे छुपाने के लिए बहुत मेहनत करेगा, लेकिन हम बिल्कुल नहीं डरेंगे। हाँ रवि, सही कहा तुमने। फिर अगले दिन, तुम्हें पता ही रवि, ठाकुर ने वो कागज किसी खुफिया जगह पर छुपा दिए हैं और अगर हम लेट हो गए तो सच हमसे दूर हो जाएगा। स्टेप 1, हवेली के अंदर से पोटेंशियल हाइडिंग स्पॉट आइडेंटिफाई करना। स्टेप 2, मुंशी को सीक्रेटली कन्विंस करना। स्टेप 3, विटनेसेस प्रिपेयर करना। डन। क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि हमारे ये इन्वेस्टिगेशन प्लान काम करेगा? अगर हम असफल हो गए तो क्या होगा? नहीं गंगा, हम असफल नहीं होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि ये प्लान जरूर काम करेगा। बस तुम अच्छा विचार करो। यूं निगेटिव बातें करोगी तो सब वैसा ही होगा। हम जो कुछ भी बोलते हैं वही यूनिवर्स मैनिफेस्ट करता है। इसीलिए हमें हमेशा अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए ताकि वो मैनिफेस्ट होकर सच्चाई में बदले। ठीक है रवि, इस प्लान से हमारी जीत ही होगी, होकर ही रहेगी गंगा। फिर वो लोग मुंशी को अपने प्लान का हिस्सा बनाते हैं। मैं पहले चुप हो गया था, पर अब मैं सच के लिए खड़ा हूँ और अब तो हमें ठाकुर का हर एक कदम देखना है और उसे अच्छे से परखना है। परफेक्ट मुंशी जी, अब आप ही हमें वसीयत के कागज तक लेकर जाओगे। मैं आपको सारा प्लान बता देता हूँ, लेकिन आप अपना काम अच्छे से करना। अगर आप डगमगा गए तो सारी गड़बड़ हो जाएगी। नहीं रवि, कोई गड़बड़ नहीं होगी, भरोसा रखो मुझ पर। गंगा और रवि हवेली के छोटे कमरे से एंट्री करते हैं। वही ठाकुर गुस्से में कागज लेकर बैठा होता है। मुंशी, तुम मेरे पीछे क्या कर रहे हो? ठाकुर साहब, मैं तो आपके ही साथ हूँ, मुझे माफ कर दो। ना जाने किस तरह से उस शंभू ने वो कागज बरामद कर लिए और उस रवि और गंगा को बता दिया और फिर उन्होंने मुझे पकड़कर मुझसे सच उगलवा लिया। लेकिन अब मुझसे ये भूल दोबारा बिल्कुल नहीं होगी। मैं आपसे वादा करता हूँ ठाकुर साहब, मैं आपका मुंशी पहले भी था और आगे भी रहूंगा। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अब बस ध्यान रहे, ये कागज मुझे हर तरह से बर्बाद कर सकते हैं, इसलिए इन्हें उन दोनों के हाथ लगने मत देना। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, इनकी हिफाजत करते रहना, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये कोई बेशकीमती हीरा हो। समझ गया ठाकुर साहब। गंगा और रवि हवेली में ही चुप कर उन दोनों की ये सारी बातें सुन लेते हैं। देखा रवि, मुंशी जी ने ठाकुर के सामने वफादार होने की एक्टिंग करना शुरू कर दिया है। अब तो वो बस ऐसे ही एक्टिंग करते रहे और उस कागज को लेकर हम तक पहुंचे। हाँ गंगा, हमें पेशेंस रखने होंगे और तभी जाकर सब हो पाएगा। इसे अचानक से सब कुछ भी नहीं होगा। एक कागज ही तो है वो, लेकिन फिर भी उसे पाना इतना मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। जीवन भी कैसी अजीब पहेली है, किन किन मोड़ों से रूबरू करवाती है हमें। फिर ठाकुर कागज को एक खुफिया दीवार के ड्रॉवर में रखता है और वो उसे लॉक कर देता है। अब तो ये कागज मेरे पास ही है और वो दोनों इस तक चाहकर भी नहीं पहुंच पाएंगे। मुंशी ठाकुर को चुपके से देख लेता है और इशारों से ही रवि और गंगा को वो सिग्नल कर देता है। हमें हर कदम ध्यान से रखना होगा गंगा, क्योंकि अगर ठाकुर को पता चल गया
तो सब खत्म हो जाएगा। वही दूसरी तरफ, क्या बात है मुंशी, तुम्हारे हाव भाव देखकर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? और तुम्हारा व्यवहार इतना बदला बदला सा क्यों लग रहा है? कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? छुपाने के लिए कुछ होगा तब छुपाऊंगा ना साहब। और अब फिक्र मत कीजिए, जैसे आप समझ रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि वैसा ही हो जैसा कि तुम बोल रहे हो। फिर बाद में जब दोपहर के समय ठाकुर सो जाता है, तभी मुंशी मौके का फायदा उठाते हुए ड्रॉवर में से उन कागजात को ले लेता है। चलो, आखिरकार वो मिल ही गया जिसके लिए इतनी भागदौड़ करनी पड़ रही थी। जय हो ऊपर वाले की। तभी पीछे से ठाकुर आता है। अच्छा, तो ये बात है। मुझे लगा ही था कि तू उन दोनों के साथ मिला हुआ है और वसीयत के कागजों को पाने के लिए तू यहाँ पर आया है। वो वो आप तो सो रहे थे ना साहब, फिर अचानक से कैसे उठ गए आप? मैं तो बस सोने का नाटक कर रहा था, क्योंकि मुझे तुम पर शक हो गया था कि मेरे सोने के बाद तुम यहाँ पर जरूर आओगे। और अब तो तुम बिल्कुल नहीं बचोगे। इधर लाओ वो कागज। ठाकुर मुंशी पर हमला करता है और वो उसके हाथों से वो कागज लेने ही वाला होता है कि उतने में वहां पर रवि और गंगा आते हैं और वो ठाकुर को धक्का देकर उसे गिरा देते हैं। अरे नहीं, मेरा पैर मर गया रे। तुझे क्या लगा ठाकुर, प्लान्स बनाने में सिर्फ तूने ही पीएचडी करके रखी है क्या? अरे ये तेरी गलतफहमी है। गंगा बिटिया, ये कागज तुम यहाँ से लेकर जाओ और मैं इस लंगड़े ठाकुर को वहां लेकर पहुंचता हूँ और तभी जाकर सभी गांव वाले इसका तमाशा देखेंगे। हाँ मुंशी जी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गांव की पंचायत बुलाई जाती है और गंगा वहां पर हाथ में कागज लेकर खड़ी होती है। मैं आज सबके सामने सच रख रही हूँ कि बाऊजी ने जमीन मेरे नाम की थी और उनका सपना था कि हमारे गांव के बच्चे बिना किसी डर के पढ़ सके। आओ गांव वालों, यही सच्चाई है और इस बात का मैं गवाह हूँ। ठाकुर ने ये कागज छुपाया था और मुझे धमकाया भी था, पर आज सच्चाई और इंसाफ के लिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। ठाकुर गुस्से से पूरी तरह लाल पड़ जाता है। अरे चुप हो जाओ तुम दोनों। गांव वालों, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। ठाकुर साहब, सच के सामने घमंड और ताकत काम नहीं आती और अब तो तुम्हारा खेल वाकई में खत्म हो चुका है। फिर गंगा वो कागज सबको दिखाती है और गांव वाले भी धीरे धीरे सारी सच्चाई समझ जाते हैं और ठाकुर का दबाव खत्म हो जाता है, जिसके बाद वो पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। बाऊजी, आज आपका सपना पूरा हुआ है और अब तो मैं इस गांव की जमीन पर स्कूल खोलूंगी ताकि गांव के बच्चे बिना किसी डर के पढ़ सके। फिर कुछ ही महीनों में गंगा अपने जोड़े हुए पैसों से उस जमीन पर एक छोटी सी स्कूल खोलती है, जिसका नाम वो रामलाल सिंह स्कूल रख देती है। आज से ये स्कूल मेरे बाबूजी की जमीन पर मेरे सपने के साथ आप सबके लिए खुला है और यहाँ पर आपको कोई डर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई होगी और आप सबके सपने पूरे होंगे। फिर गंगा बच्चों को किताबें देती है और पहली क्लास शुरू हो जाती है और ये देखकर रवि को बहुत खुशी महसूस होती है। गंगा, तुमने हिम्मत और सच के साथ सब कुछ किया है। ये जमीन, ये स्कूल और ये सपने, सब कुछ तुम्हारे डेडिकेशन का ही नतीजा है। हाँ रवि, सच और इंसाफ के लिए लड़ना बहुत मुश्किल है, पर अगर हौसला और साहस हो तो हर मुश्किल से मुश्किल घड़ी को भी मात दे सकते हैं। पर अगर तुम इस लड़ाई में मेरे साथ ना होते तो ना जाने मैं क्या करती। थैंक यू सो मच रवि, मेरा साथ देने के लिए। यू आर मोस्ट वेलकम गंगा। और अब तुम्हारी ये साहस की कहानी मेरी न्यू स्टोरी बन जाएगी और तुम्हारा साथ देकर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम्हारा साथ देकर मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ती रहो और खूब तरक्की करो। और तुम भी रवि, हम टच में रहेंगे सोशल मीडिया के जरिए। और अगली बार जब तुम गाँव आओगे तब मुझसे मिलकर जरूर जाना। जरूर गंगा, और तुम भी कभी कभार मुझसे मिलने शहर जरूर आना।
चलो, अब मैं निकलता हूँ। बाय, टेक केयर। यू टू रवि। इस तरह अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है और गंगा अपने जीवन की नई शुरुआत करके अपने सपने साकार कर देती है। अरमान घर की घंटी बजाता है और हेतल इस बार भी देर से दरवाजा खोलती है। मम्मी जी, आपने पिछली बार भी 15 मिनट के बाद दरवाजा खोला था और आज भी पूरे 10 मिनट लगाए, जबकि मैंने खिड़की से आपको कोई भारी भरकम बैग कमरे में लेकर जाते हुए देखा। आखिर क्या है उस बैग में जो आपको उसे कमरे में रखने के लिए पूरे 10 मिनट लग गए? वो हेतल के अब पसीने छूटने लगते हैं। अरे तुम्हें उससे क्या मतलब है? ये मेरा घर है, उसमें मैं कुछ भी कहीं भी रखूं और कितनी भी देर लूं रखने में। उस बैग में मेरा पुराना सामान रखा हुआ है। वैसे तुम यहाँ पर अपना मुंह उठाकर वापस क्यों चले आए हो? मैं आपको आपकी ये पर्स लौटाने आया हूँ। ये लीजिए। मेरी पर्स तुम्हारे पास कैसे आई? आप जब कैफे में आई थी तब वहां पर तमाशा करते करते अपना पर्स भूल गई, इसीलिए गुस्से को अपनी जगह पर रखकर मैं आपको ये पर्स लौटाने चला आया। अच्छा अच्छा ठीक है, मेरी पर्स खोलकर तुमने कहीं देखा तो नहीं ना? ऐसे घटिया काम में नहीं करता। रखिए अपनी पर्स। फिर अरमान हेतल को वो पर्स देकर वहां से निकल जाता है, लेकिन उसे ये बात अंदर ही अंदर खाई जाती है और वो ये बात चाहत को बताता है। हाँ चाहत, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मम्मी जी मुझसे कुछ छुपा रही है। अरे अब तो 2 बार हो गया है। वो दरवाजा खोलने में 10 से 15 मिनट लगाती है और तो और आज उन्होंने बैग भी छुपाई और वो बैग काफी भारी भी थी। कहीं ईशा के गायब होने के पीछे मम्मी जी का तो हाथ नहीं? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो अरमान? वो ईशा की माँ है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वैसी बात नहीं है चाहत। ईशा और मम्मी जी के बीच इतनी भी नहीं जमती थी। मम्मी जी ईशा और भाभी के बीच में काफी भेदभाव किया करती थी और जब भी ईशा अपने मायके जाती वो रूठ कर या झगड़े कर कर ही लौटती थी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ। क्या सच में? हाँ चाहत, अब तुम भी सोचो ना, अगर ईशा को घर छोड़कर जाना ही था तो वो अपने मायके ही चली जाती ना। लेकिन नहीं, वो अपने मायके भी नहीं गई, वो तो कहीं और ही चली गई है। या फिर उसे किसी ने गायब करवाया है, क्योंकि पुलिस के मुताबिक वो चिट्ठी ईशा ने नहीं बल्कि किसी और ने लिखी है। देखो अरमान, मैं समझ सकती हूँ ईशा की मम्मी को बैग कमरे में रखते हुए देखकर और उनके व्यवहार में अजीब सा बदलाव देखकर तुम्हें उन पर शक होने लगा है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि एक माँ ही अपनी बेटी के साथ ऐसा कुछ कर सकती है। पर अगर आंटी जी ने उसे गायब भी किया हो तो वो ऐसा क्यों करेगी? आखिर क्या वजह हो सकती है? लेकिन चाहत, प्लीज अरमान, अपने दिमाग के घोड़े मत दौड़ा। ईशा की तलाश करने के लिए पुलिस जी जान लगा रही है, इसीलिए तुम उन सब बातों से दूर रहो और अपने आप को किसी न किसी काम में व्यस्त रखो, वरना तुम्हारी शारीरिक और मानसिक सेहत बिगड़ती जाएगी। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? हाँ चाहत, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात। तो फिर चलो, हमारा ब्रेक खत्म हो चुका है, कल के प्रेजेंटेशन की तैयारी भी करनी है। हाँ चाहत, चलो। अब पुलिस ईशा की सहेलियों से पूछताछ करना शुरू करती है। तो बताइए, ईशा का अपनी सारी सहेलियों के साथ कैसा रिश्ता है? अच्छा, बुरा या ठीक ठाक? सर, हम सभी सहेलियों में से ईशा सबसे ज्यादा अच्छी लड़की है। वो हम सबको अपनी बहनें ही मानती है। हाँ सर, वो कभी किसी को परेशान नहीं करती थी और सबकी खुशी का बहुत ख्याल रखती थी। लेकिन बस एक ही लड़की थी जो उसके साथ हमेशा झगड़ती रहती थी। क्या? कौन है वो लड़की? बताओ उसके बारे में। उसका नाम सुनैना है। वो ईशा से बहुत जलती थी क्योंकि ईशा बहुत सुंदर थी और साथ ही हर किसी की पसंदीदा भी थी। हाँ सर, ऐसी एक भी किट्टी पार्टी नहीं गई थी जिसमें ईशा और सुनैना की लड़ाई ना हुई हो। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले जब हम सब मिले थे तब भी उन दोनों के बीच खूब लड़ाई हुई थी, लेकिन हर लड़ाई में गलती सिर्फ सुनैना की ही होती थी। हर बार उसे ईशा की किसी न किसी बात से जलन होती थी और वो जलन गुस्से में निकल आती। बहुत बुरी लड़की है वो। क्या?
लेकिन पिछली बार जब उन दोनों की लड़ाई हुई तो वो किस विषय पर हुई थी? क्या तुम दोनों मुझे वो विस्तार में बता सकती हो? हाँ सर, क्यों नहीं। उस दिन ईशा ने बहुत सुंदर ड्रेस पहना था जो उसे अरमान ने दिया था, और वो अपनी बाली की ट्रिप की तस्वीरें दिखा रही थी, जिसे देखकर सुनैना को बहुत जलन हुई और उसने जानबूझकर ईशा की ड्रेस पर ड्रिंक गिराई, जिस पर ईशा ने उसे बहुत डांटा और यहीं से उनका झगड़ा बहुत बढ़ गया। अच्छा ठीक है, तुम दोनों ने हमें जितनी भी जानकारी दी उसके लिए बहुत धन्यवाद। फिर इंस्पेक्टर वहां से चले जाते हैं और बाहर आकर, सर, इस सुनैना का हमें पता लगाना होगा। वो ईशा से हमेशा जलती थी और साथ ही उससे हमेशा लड़ती थी। कहीं दुश्मनी के चक्कर में उसने ही ईशा के साथ कुछ गलत ना कर दिया हो। हाँ, शायद तुम्हारी बात सही है, हमें उसका पता लगाना होगा। फिर पुलिस सुनैना को ढूंढने लगती है और वो उसके घर पहुंचते हैं। दरवाजा खोलो सुनैना, पुलिस का सामना तो तुम्हें करना ही होगा। दरवाजा खोलो। पुलिस? नहीं, मैं पुलिस के सामने नहीं जाऊंगी, मुझे यहाँ से भागना होगा, वो भी अभी की अभी। सुनैना, दरवाजा खोलो, वरना हमें जबरदस्ती ये दरवाजा तोड़ना होगा। लेकिन सुनैना फटाफट अपना फोन लेकर घर के पीछे की खिड़की से बाहर निकलकर भाग जाती है, और जब पुलिस दरवाजा खोलकर अंदर आती है तब उन्हें सुनैना नहीं मिलती। सर, लगता है सुनैना भाग गई। वो देखिए, पीछे की खिड़की खुली हुई है। अगर ये भागी है तो इसका मतलब जरूर ईशा के लापता होने के पीछे सुनैना का ही हाथ होगा, वरना वो डटकर पुलिस का सामना करती। हमें सुनैना को पकड़ना होगा, वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी। जल्दी गाड़ी निकालो। फिर पुलिस सुनैना को ढूंढने निकलती है, पर वो दूर दूर तक उन्हें नहीं मिलती। फिर वो लोग फिर से ईशा के मोहल्ले में अरमान से मिलने आते हैं, लेकिन तभी ऑफिसर की नजर एक दुकान के बाहर लगे हुए सीसीटीवी कैमरा पर जाती है। ये देखिए सर, इस दुकान के बाहर तो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। क्या? लेकिन उस दिन जब हम पूरे मोहल्ले में सीसीटीवी कैमरास ढूंढ रहे थे तब हमारी नजर इस पर क्यों नहीं गई? सर, अब जब हमें कैमरा दिख गया है तो हमें इस दुकान वाले से बात करके फुटेज चेक करनी चाहिए। हो सकता है उसके द्वारा हमें कोई सुराग मिले। फिर वो दोनों सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं तो उसमें दोपहर के समय में सुनैना ईशा के घर के अंदर जाते हुए दिखाई देती है। देखो, सुनैना ही गई है ईशा से मिलने। जरूर ईशा के गायब होने के पीछे इसी का हाथ होगा। और आगे करो। नहीं सर, इसके आगे की फुटेज नहीं दिख रही। कैमरा पर अचानक से हवा के झोंके से एक काला दुपट्टा उड़कर आ गया, इसीलिए उस दिन की सिर्फ दोपहर के समय तक की ही फुटेज है। चलो कोई बात नहीं, हमें इस फुटेज से ये तो पता चल ही गया है कि सुनैना ही वो शख्सियत है जिसने ईशा को गायब किया है। अब बस हमें किसी भी हाल में सुनैना को ढूंढ कर निकालना है। तुमने उसके फोन का लोकेशन ट्रैक किया कि नहीं? हाँ सर, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल पाई। शायद वो आउट ऑफ नेटवर्क एरिया में हो, लेकिन मैं हर 15 मिनट में लोकेशन ट्रेस कर रहा हूँ। कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाएगा। और वैसे भी हमारी पूरी टीम तो उसे ढूंढने में ही लगी हुई है। फिर जब अरमान और चाहत को इस बारे में पता चलता है तभी मुझे लगा नहीं था कि जिस सहेली के साथ उसकी लड़ाई होती थी उसी ने मेरी ईशा के साथ गलत किया है। मुझे पहले से ही ईशा को उस सुनैना से दूर रखना चाहिए था। चाहत, अब मुझसे ये सब नहीं हो पा रहा। ईशा और माँ के बिना जीना बहुत मुश्किल होते जा रहा है। काश मैं ईशा को समझ पाता और उससे कभी लड़ाई नहीं करता। सब कुछ ठीक हो जाएगा अरमान, मुझे पूरा भरोसा है। देखना, ईशा तुम्हें वापस मिल जाएगी, और इस बार जब वो तुम्हें मिलेगी तब तुम उसे कभी अलग मत होने देना और अपने रिश्ते की नई शुरुआत करके उसे अच्छे से निभाना। हाँ चाहत, मैं अपनी ईशा को अपने आप से कभी अलग नहीं होने दूंगा, लेकिन वो बस मुझे मिल जाए। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन सुनैना का कुछ पता नहीं चलता। ना जाने कहाँ चली गई है वो सुनैना। आप लोगों को उसके पीछे भागकर उसे पकड़ना चाहिए था ना। हेतल जी, हमने उसे ढूंढने की पूरी कोशिश की है, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया। अरे उसका कोई परिवार वाला नहीं है क्या? नहीं,
जहां तक हमें पता चला है वो इस शहर में अकेली ही रहती है। वो एक अनाथ लड़की है, जिस कारण उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। हे भगवान! सर, सर ये देखिए, उसका लोकेशन मिल गया है। वो अभी फतेहनगर के बड़े बाजार में है। ये देखिए, मुझे अभी अभी उसका लोकेशन ट्रेस हुआ है। लगता है वो आउट ऑफ नेटवर्क एरिया से बाहर आ गई है। ठीक है, चलो जल्दी से उसे बड़े बाजार जाकर पकड़ लेते हैं। फतेहनगर हमारे पुलिस थाने से काफी दूर नहीं है, पास में ही है। जल्दी चलो। फिर पुलिस बड़े बाजार पहुंचती है, जहां पर वो सुनैना को रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। बताओ, ईशा कहाँ पर है? मुझे नहीं पता सर कि ईशा कहाँ पर है। झूठ मत बोलो सुनैना, हमने सीसीटीवी फुटेज में चेक किया है। जिस दिन वो गायब हुई है उस दिन तुम मुझसे मिलने उसके घर गई थी, वो भी भरी दोपहर में। हाँ सर, मैं इस बात को मानती हूँ कि मैं उस दिन ईशा से मिलने गई थी, क्योंकि मुझे उससे माफी मांगनी थी। ईशा और मेरी हमेशा से लड़ाइयाँ हुई हैं, और बार बार लड़ाई होने के बाद भी ईशा कुछ दिनों के बाद मेरे साथ अच्छे से पेश आया करती थी। एक मैं ही थी जो हमेशा बुरी बनती थी, इसलिए मैंने सारा गुस्सा एक तरफ रखा और उस दिन मैं उससे मिलने गई, उसके जन्मदिन के अवसर पर। उससे सारे किले शिकवे दूर करके एक नए रिश्ते की शुरुआत करने। चुप रहो सुनैना, झूठी कहानियां बनाना बंद करो। नहीं सर, मैं कोई झूठी कहानी नहीं बना रही हूँ, मैं सब सच बोल रही हूँ। मैंने उस दिन उससे माफी मांगी और उसके बाद उसने हमेशा की तरह दिल बड़ा रख के मुझे माफ भी कर दिया और मुझे अपने हाथ की बनी मिठाई भी खिलाई। और हम दोनों के बीच में सब ठीक होने के बाद मैं वहां से निकल आई। और अगर आपको मेरा यकीन ना हो तो मैं आपको अपने फोन से बुक की हुई टैक्सी की डिटेल्स भी दिखा सकती हूँ। ये देखिए, इसमें टैक्सी ड्राइवर का नंबर भी मौजूद है। आप चाहो तो उससे भी बात कर सकते हो। लेकिन अगर तुमने कुछ किया ही नहीं है तो तुम उस दिन हमारे आते ही भाग क्यों गई? क्योंकि मैं डर गई थी सर, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। इसीलिए मैं वहां से भागकर सीधे फतेहनगर पहुंची और वहां पर एक आउट ऑफ नेटवर्क एरिया वाले होटल में रुक गई। देखो सुनैना, तुम्हारी कई बातों पर हमें 1% भी विश्वास नहीं हो रहा। तुम अब भी पुलिस की नजर में हो और जब तक हमें तुम्हारे खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाता हम तुम्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते। लेकिन तब तक तुम्हें इस शहर में ही रहना होगा जब तक ईशा का कोई पता नहीं चल जाता। तुम ये शहर छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। ठीक है सर, मैं जानती हूँ कि आप अपनी ड्यूटी निभा रहे हो, लेकिन मैं ईशा के साथ इतना गलत भी नहीं कर सकती। मैं भी उसके जल्द से जल्द वापस मिलने की प्रार्थना कर रही हूँ, ताकि वो सबको बता सके कि मैं गलत नहीं हूँ और मैंने उस दिन उससे माफी भी मांगी थी। इतना कहकर सुनैना वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन पुलिस अरमान के घर आकर उसे सारी जानकारी देते हैं और तभी अरमान देखता है कि हेतल ने अपने गले में ईशा का हार पहना हुआ है। ये हार, लेकिन ये तो ईशा का हार है और ये तो मैंने ही ईशा को उसके जन्मदिन के एक हफ्ते पहले दिया था। और मम्मी जी तो ईशा को पिछले 1 महीने से मिली भी नहीं है, तो मम्मी जी तक ये हार पहुंचा कैसे? मम्मी जी, आपके गले में जो हार है वो हार ईशा का है, लेकिन ये हार आपके पास कैसे आ गया? वो बेटा, मैं... क्या हुआ मम्मी जी? कुछ बोलोगी आप? आप ईशा से पिछले 1 महीने से मिली नहीं हो, तो फिर ये हार आपके पास कैसे आ गया? ये हार मुझे मेरी बहू ने दिया है, यानी ईशा की भाभी ने। वो जब कुछ दिनों पहले ही ईशा से मिलने गई थी, उसके जन्मदिन के कुछ 2 से 3 दिन पहले, तभी ईशा ने उसे यह हार दे दिया और कहा कि ये हार मम्मी को देना। क्या? हाँ बेटा, अब मैं निकलती हूँ, मुझे देर हो रही है। फिर हेतल फटाफट वहां से निकल जाती है। भाभी घर पर आई थी, लेकिन वो अगर घर पर आती तो माँ या ईशा मुझे जरूर बताते। मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है, अब तो मुझे भाभी से बात करनी चाहिए। फिर अरमान भाभी को कॉल करके पूछता है और तब उसे पता चलता है कि वो तो ईशा के ससुराल गई ही नहीं है। इसका मतलब मम्मी जी ने मुझसे झूठ कहा
लेकिन अगर मम्मी जी ईशा से मिली ही नहीं थी तो उनके पास ईशा का हार कैसे गया? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ईशा को उन्होंने ही लापता किया है। मुझे उनके पास जाकर सारा सच पता लगाना ही होगा। फिर अरमान फौरन हेतल के पास चला जाता है। तब वो खिड़की से उसकी बातें सुन लेता है। चलो अच्छा हुआ जो उस बेवकूफ अरमान ने और ज्यादा सवाल नहीं पूछे। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं लोगों के गहने और पैसे चुराती हूँ और गेस्ट रूम में एक बैग में छुपा कर रखती हूँ। ईशा का हार मैंने उसके लापता होने के बाद उसके कमरे में जाकर चुराया है। मुझे तो वो तभी पसंद आ गया था जब उसने उसे पहनकर फोटो निकाला था। वाह मम्मी जी वाह। हेतल अरमान को खिड़की में से देखकर बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है। हे भगवान, मैं हमेशा ये खिड़की बंद करना भूल जाती हूँ। अरमान बेटा, किसी को मेरी सच्चाई मत बताना। 1 मिनट, अंदर आओ। फिर हेतल दरवाजा खोलकर अरमान को घर के अंदर लेती है। देखो बेटा, मेरी बहू और बेटे को ये बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो लोग मुझे बहुत सुनाएंगे। लेकिन मम्मी जी, आपके पास इतना सब होने के बाद भी आप ये चोरी चकारी क्यों करती हो? पता नहीं बेटा, लेकिन मुझे ज्यादा का लालच है और शायद इसीलिए, क्योंकि मेरा बेटा भी आजकल मुझे बहुत कम पैसे देता है तो मैं भी और क्या करती। लेकिन मम्मी जी, भैया ने आपको इतनी सारी सुख सुविधाएं दी है और उसके बाद भी आप ये सब बोल रही हो, और ये आप बहुत गलत कर रही हो। अगर आपने ये सब करना बंद नहीं किया तो मैं भैया और भाभी को सब कुछ बता दूंगा। क्या? हाँ मम्मी जी, आपके पास जो कुछ भी है उसी में संतुष्ट क्यों नहीं रहती आप? ये सब करके आप एक ना एक दिन पकड़ी जाओगी और इस उम्र में आपको जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। और ये सब आपको शोभा देता है क्या? बताइए। नहीं बेटा, मुझे जेल नहीं जाना। मैं भगवान की सौ खाकर बोलती हूँ कि मैं आज के बाद चोरी करना बंद कर दूंगी। मुझे माफ कर दो बेटा। ईशा की सौ, मैं नहीं करूंगी चोरी। लेकिन तुम किसी को कुछ भी मत बताना। ठीक है मम्मी जी, लेकिन आप भी अपनी कही गई बात पर ध्यान देना, क्योंकि आपने भगवान जी और ईशा की कसम खाई है। इतना कहकर अरमान वहां से चला जाता है और घर पर चाहत उसके लिए खाना लेकर आती है। देखा, मैंने कहा था तुमसे कि आंटी जी का और ईशा के लापता होने का कोई लेना देना नहीं रहेगा। लेकिन जो भी हो, आंटी जी को ये चोरियां नहीं करनी चाहिए थी। हाँ चाहत, उन्होंने वो सब करके बहुत गलत किया है, लेकिन वो अब आगे से ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि वो अब काफी डर चुकी है। मुझे उनसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, पर खैर, तुमने उन्हें समझाकर बहुत अच्छा किया। अब चलो, ये खाना खा लो, वरना ठंडा हो जाएगा। आज मैंने पालक पनीर की सब्जी, देसी घी के पराठे और मटर पुलाव बनाया है। पालक पनीर की सब्जी, अरे ये तो ईशा की भी बेहद पसंदीदा सब्जी है। अगर आज वो यहाँ पर होती तो इसे एक झटके में ही सफाचाट कर जाती। तभी अरमान को पुलिस इंस्पेक्टर का कॉल आता है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, बोलिए ना, क्या हुआ? ईशा की कोई खबर मिली क्या? हाँ अरमान, हमें ईशा मिल गई है। वो थोड़ी बहुत घायल अवस्था में थी और उसे अभी अस्पताल में रखा गया है। क्या? ईशा मिल गई? लेकिन उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई है ना? वो ठीक तो हो जाएगी ना इंस्पेक्टर साहब? हाँ अरमान, वो ठीक हो जाएगी, पर हमें उसे कुछ दिन अस्पताल में ही रखना होगा। तुम और हेतल जी उससे मिलने आ सकते हो। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मैं और मम्मी जी अभी पहुंच रहे हैं वहां पर। अरमान की खुशी का अब कोई ठिकाना नहीं रहता। क्या? सच? हाँ चाहत, ईशा मिल चुकी है। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। हम सबकी प्रार्थनाएं सफल हो गई। अब जल्दी से जाओ अपनी ईशा के पास, वो भी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। फिर अरमान और हेतल फौरन अस्पताल पहुंचते हैं और ईशा को देखकर अरमान की जान में जान आ जाती है। मेरी ईशा, मैं अब भी यकीन नहीं कर पा रहा कि तुम हम सबको वापस मिल चुकी हो। हाँ बेटा, बरखा बहन हमेशा तुम दोनों के साथ है और उन्होंने ही तुम्हें ईशा से वापस मिलवाया है। ईशा, अब तुम्हें हम सबको बताना होगा कि आखिर उस दिन क्या हुआ था।
और तुम कैसे लापता हो गई? नहीं अरमान, ईशा ये सब नहीं बता पा रही क्योंकि उसे उस दिन के बारे में कुछ भी याद नहीं है। क्या? हाँ अरमान, हमें ईशा पास के जंगल में मिली जहां पर ढेर सारे जंगली जानवर रहते हैं। खुशकिस्मती से ईशा को कुछ भी नहीं हुआ। उसे बस थोड़ी बहुत चोटें आई है। शायद किसी जानवर ने काटा होगा, लेकिन ईशा की जान खतरे में नहीं गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है। इंस्पेक्टर साहब, अब तो ईशा मिल चुकी है और हमें यह भी पता चल चुका है कि ईशा को किसी ने जंगल में फेंका था। अब आप लोगों को उस हैवान को ढूंढकर निकालना ही होगा। हाँ अरमान, हम हर कीमत पर उस शख्स को ढूंढकर निकालेंगे जिसने ईशा के साथ ये सब किया है। ईशा के मिलने की बात पूरे मोहल्ले में फैल जाती है और ये खबर सुनकर अरमान और ईशा का पड़ोसी नीरज काफी चौंक जाता है। ये कैसे हो सकता है? ईशा आखिर जिंदा कैसे हो सकती है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ईशा, मैं आ रहा हूं। नीरज गुस्से में अस्पताल पहुंचता है और मौका देखते ही वो चुपके से ईशा पर हमला करने जाता है कि उतने में वहां पर इंस्पेक्टर आके उसे पकड़ लेते हैं। तेरी इतनी हिम्मत! अब तू पुलिस के हाथ से बचकर नहीं जा सकता। मुझे सब कुछ याद आ गया है नीरज, और अब तुम्हें अपने गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी। अरमान और हेतल को भी वहीं पर बुलाया जाता है और वो लोग नीरज को देखकर चौंक जाते हैं। तूने ये सब किया नीरज? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर अरमान नीरज को मारने लगता है, लेकिन इंस्पेक्टर उसे रोक लेते हैं। देखो अरमान, इसे सजा देने के लिए कानून है, इसीलिए तुम शांत रहो। बताओ नीरज, क्यों किया तुमने ये सब? क्योंकि मैं ईशा से प्यार करता था। क्या? उस दिन जब ईशा की सहेली सुनैना उसके घर से बाहर चली गई, तब मैं उसके घर गया था अपने प्यार का इजहार करने के लिए। ये तुम क्या कह रहे हो नीरज? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? हाँ ईशा, मेरा दिमाग एकदम ठिकाने पर है और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अब हम दोनों साथ मिलकर भागेंगे। इसीलिए कह रहा हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। हम हमारी एक नई दुनिया बसाएंगे। क्या? देखो ईशा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अपनी पति, सास और माँ से बिल्कुल नहीं जमती। कोई तुम्हें समझकर नहीं लेता, लेकिन मैं लूंगा। मैं तुम्हें रानी की तरह रखूंगा, किसी चीज की कमी खलने नहीं दूंगा। बस मेरा हाथ थाम लो ईशा। अरे तुमने अपनी शक्ल देखी है क्या आईने में? मेरा पति, मेरी सास और मेरी माँ तीनों भी बहुत अच्छे हैं और मैं यहाँ पर बहुत खुश भी हूँ। इसीलिए मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं आने वाली। और दफा हो जाओ यहाँ से। आइंदा से इस तरह से बात करने की कोशिश भी मत करना। चलो निकलो। क्यों झूठ बोल रही हो ईशा? मैं जानता हूँ। अरे तुम्हें भी कोई साथी चाहिए जो तुम्हें समझ कर ले। आखिर इतने बुरे लोगों के साथ तुम क्यों रह रही हो? चलो ना, भाग चलते हैं। प्लीज ईशा, मेरी बात को समझो। चुप रहो नीरज। इतना बोलकर ईशा नीरज को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत? हाँ है हिम्मत। अरे नालायक आदमी, मैंने कहा ना तुझे एक बार, तुझ जैसे लंगूर के साथ कोई क्यों चाहेगा? मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ, इसीलिए चला जा यहाँ से, वरना बहुत बुरा होगा। अरे बुरा तो अब होगा। अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी और की भी नहीं हो सकती। अब तुम्हारा खेल खत्म। फिर नीरज फूलों का वास उठाकर ईशा के सर पर मारता है और उसे घर के पीछे की खिड़की से अपने साथ लेकर जाता है और वो उसे जंगल में फेंक देता है। ये जंगल तो खूंखार जानवरों से घिरा हुआ है, इसीलिए तुम तो अब यहीं पर मरो। उसी लायक हो तुम। और इस तरह से मैंने ईशा को मरने के लिए छोड़ दिया। और फिर एक रात जब मैंने बरखा आंटी को बात करते हुए सुना, तब मैंने उनकी जानबूझकर वीडियो रिकॉर्ड कर ली ताकि पुलिस का शक उन पर चला जाए, जबकि मुझे पता था कि वो अपने किसी रिश्तेदार से बात कर रही है। लेकिन मेरी वो चाल भी नाकामयाब रही, क्योंकि बरखा आंटी ने आप लोगों को बता दिया कि वो किसी अपने रिश्तेदार से बात कर रही थी। लेकिन उस रात आज जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। नीरज ने मुझ पर शक किया और मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। खैर, उसने जो भी किया हो, आखिर चिंता के चलते ही किया,
ताकि ईशा के लापता होने के बारे में कुछ पता चल पाए। ये सब्जी उसे बहुत पसंद है। अभी उसे देखकर आती हूँ। बेचारा अकेला ही रहता है। फिर जब बरखा उसे सब्जी देने जाती है तो वो बाहर से देखती है कि नीरज ईशा की तस्वीर को देखकर अकेले में कोई बात कर रहा है। ये तुमने अच्छा नहीं किया ईशा। काश तुम मेरी बात मान लेती और मेरे साथ भागने के लिए राजी हो जाती। मेरे प्यार को ठुकरा कर तुमने अच्छा नहीं किया, इसीलिए मैंने तुम्हें जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया और मैंने ही वो चिट्ठी लिखी ताकि किसी को कोई शक ना हो और सबको ये लगे कि तुम अपनी मर्जी से ये घर छोड़कर गई हो। नीरज की ये बातें सुनकर बरखा के हाथ से सब्जी की कटोरी गिर जाती है और नीरज अब बरखा को देखकर चौंक जाता है। अरे सत्यानाश हो तेरा मूर्ख लड़के, तूने मेरी बहू के साथ ये सब किया। मैं तो अब तेरा पर्दाफाश करके ही रहूंगी, तू नहीं बच पाएगा। नहीं आंटी, प्लीज ऐसा मत कीजिए, वरना मैं बुरी तरह फंस जाऊंगा। अरे तूने मेरी बहू की जान ली है और मैं तुझे इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? रुक तू, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। नीरज घबराकर भागने लगता है और वो एक छत से दूसरी छत की ओर जाने की सोचता है, लेकिन उसके पीछे पीछे भागते हुए बरखा कहीं गिर जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। मुझे तो अब इस बुढ़िया को भी मारना होगा, तब जाकर ही मेरा राज छिपा रहेगा, वरना अगर ये जिंदा रही तो मुझे उम्र कैद की सजा मिलेगी। बरखा के बेहोश होने का फायदा उठाकर नीरज उसे छत से नीचे फेंक देता है, जिसके बाद सबको ये लगता है कि बरखा गलती से ही गिरी है। कितना गिरा हुआ आदमी निकला तू। अरे तुझे हमने अपने परिवार का सदस्य समझा और तू तो हमेशा ईशा को भाभी कहकर पुकारता था, फिर भी तूने उसके साथ ये सब किया। लेकिन अब न्याय होगा और तुम अब नहीं बचोगे नीरज। फिर नीरज को फांसी की सजा दी जाती है और ईशा अरमान के साथ खुशी से रहने लगती है।